Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we are discussing fingertips lectures of Law Gate, and in today's video we are going to start a new subject, that is Kanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 से पहले जो एक्ट प्रिवेल कर रहा था दैट वाज एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि गवाही से मुतालिक एविडेंस से मुतालिक जो कानून था वो एविडेंस एक्ट 1872 था। टिल इंडिपेंडेंस 1947 यही एक्ट प्रिवेल कर रहा था, लेकिन उसके बाद 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो ज़ियाउल हक ने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस एक्ट को रिपील कर दिया और कानूनी शहादत ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस ऑर्डर को पास करने का बेसिक पर्पस क्या था? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एविडेंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम, के लॉ को इस्लामिक इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग लाया जाए एज पर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये जो कानून है, कानूनी शहादत ऑर्डर, ये किसके मुतालिक है? ये गवाही के मुतालिक है। सो ये गवाही के मुतालिक ऑर्डर कब पास किया गया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 28 अक्टूबर 1984 को प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया था। ये डेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है लॉ गेट के हवाले से। दूसरी चीज जो हर लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन किस किस हद तक है इस ऑर्डर की। सो पहली बात, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पाकिस्तान, एंड सेकेंडली एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो किसी भी कोर्ट के सामने होती हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल है, कोई ट्राइब्यूनल है या कोई और अथॉरिटी है जो अपनी जुडिशियल और कुज़ाई जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन सिंपली आपने याद क्या रखना है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर क्या है कि ये ऑर्डर आर्बिट्रेटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स एक आर्बिट्रेटर के सामने होती हैं उन पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, वो कोर्ट मार्शल है, ट्राइब्यूनल है, कुज़ाई जुडिशियल जितनी भी हैं, उन तमाम के ऊपर ये कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल है। ये भी लॉ गेट के अंदर पूछा जाता है कि इस ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर नहीं है। सो आपने याद रखना है आर्बिट्रेटर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अब कानूनी शहादत गवाही से मुतालिक कानून है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि गवाही देने वाला कौन है। विटनेस जो वर्ड विट से निकला है, जिसका मतलब है इंटेलिजेंट, कैपेबल, जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हो, यानी कि ऐसा पर्सन जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आया है किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए, उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनको अपने माइंड में स्टोर करे एंड देन एक्सप्लेन इट और रिप्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि वो कौन है? आइडियल विटनेस है। अब इस कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। गवाह कौन हो सकता है? गवाही कौन दे सकता है? कितने बंदे हैं जो गवाही दे सकते हैं? नंबर ऑफ द विटनेसेस, कौन ऐसे लोग हैं जो कि गवाही नहीं दे सकते ऑल्दो वो कॉम्पिटेंट हैं? फिर किन चीज़ों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है? क्या कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें गवाही देनी है? सो इन तमाम क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने इस फिंगर टिप्स लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 बात करता है हु मे टेस्टिफाई, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन गवाही दे सकता है। सो आर्टिकल 3 ने सबसे पहली बात करते हुए कहा ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, बात ही खत्म कर दी। आर्टिकल 3 ने कहा कि तमाम लोग गवाही दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रखी है गवाही के लिए कि ऐसे बंदे जो कि
कंडीशन क्या है कि जो के सवालों को समझने की सलाहियत रखते हैं, हु अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन, जिनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो सवाल को समझे और उसके बाद उस सवाल का दुरुस्त जवाब दें, तो वो तमाम लोग कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। अब यहां पर कैटेगरीज को उसने खत्म कर दिया, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, ये तमाम कैटेगरीज खत्म होगी, बल्कि जितने भी लोग, चाहे वो टेंडर एज के हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हैं, चाहे वो किसी बॉडीली डिजीज से सफर कर रहे हैं, अगर उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है, अगर उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि वो क्वेश्चंस को समझने के बाद उस क्वेश्चन का रेशनल आंसर दे सकते हैं, तो वो गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है। आर्टिकल 3 ने हमें ये बता दिया। सो आर्टिकल 3 के अंदर कैटेगराइज नहीं किया हुआ एजेस को, कैपेबिलिटीज को, बल्कि सिर्फ क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एविडेंस के लिए कोर्ट में कॉम्पिटेंट हो। फिर इसी तरह आगे एक प्रोवाइजो दी है कि अगर कोई बंदा पर्जरी कमिट कर रहा है, यानी कि उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पहले फॉल्स एविडेंस दिया था, तो उसको एलिजिबल विटनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर फर्दर इसी प्रोवाइजो को कोर्ट मजीद एक्सप्लेन करते हुए लॉ में कहा गया कि अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट ही हैज रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, उसने अब इन तमाम कामों को छोड़ दिया है और अपना रास्ता दुरुस्त कर लिया है, देन ही इज अ रिलायबल विटनेस नाउ द कोर्ट कैन एक्सेप्ट हिम एज एन आइडियल विटनेस, एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। सो पर्जरी के लिए भी कंडीशन रखती कि अगर ही हैज मेंडेड हिज वेज एंड रिपेंटेड देन ही विल बी कंसिडर अ कॉम्पिटेंट विटनेस। फिर तीसरी बात इसी आर्टिकल 3 के अंदर बताई गई है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है, उनकी क्वालिफिकेशंस को इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम डिटरमिन किया जाएगा। यानी कि जो होली कुरान और सुन्ना के अंदर एक विटनेस की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अब क्या क्वालिफिकेशंस है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस, वो किसी के फेवर में गवाही ना दे, बाइस्ड ना हो, और थर्डली तस्कियत शहूद का जो शर्त है वो रखी गई है। तस्कियत शहूद कौन है? ऐसा पर्सन जो कि पाकीज़ा गवाह है, जिसने कोई गुनाह कबीरा कमिट नहीं किया, वो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है, तो वो कॉम्पिटेंट है। सो आर्टिकल 3 ने क्या कहा? ऑल पर्सन्स हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड गिव रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड बॉडीली डिजीजेस। इसी तरह पर्जरी कमिट करने वाला पर्सन्स भी एलिजिबल विटनेस कंसिडर किया जाएगा इफ ही हैज रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज। अब पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन गवाही दे सकता है। फिर दूसरी बात, हमने दूसरा क्वेश्चन कहा था कि कौन से ऐसे बंदे हैं कि जो ऑल्दो कॉम्पिटेंट हैं, वो क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गवाही नहीं दे सकते। सो आर्टिकल 4 टू आर्टिकल 16 इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे पर्सन्स हु आर ऑल्दो अ कॉम्पिटेंट विटनेस बट कैन नॉट बी कंपेल्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कौन कौन से लोग हैं। सो हम इन आर्टिकल्स में उसको डिस्कस करेंगे। जिनको इम्यूनिटी दी गई है, who are enjoying the extra benefit which is granted by the law, their communication is privileged, they are given the legal benefit. So article 4 to 15 deals with the classes of privileged communication. सबसे पहली क्लास है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। इनको आप कंपेल नहीं कर सकते रिगार्डिंग देयर ऑन कंडक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इफ एनीथिंग कम्स टू देयर नॉलेज ड्यूरिंग द केस, इस चीज के लिए आप उनको कंपेल नहीं कर सकते। दे आर गिवन द प्रिविलेज, आप इनको एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो कि उस मैजिस्ट्रेट के सामने हो रही है, वो उसमें आई विटनेस है, तो उस चीज के लिए उसको विटनेस बुलाया जा सकता है। सेकेंडली, कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिड कपल के दरमियान ड्यूरिंग द मैरिज जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं करवाया जा सकता।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट अफेयर्स के अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट के लिए स्टेट ऑफिशियल्स को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके आंसर करें उन रिकॉर्ड्स के बारे में। फोर्थली, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, जो ऑफिशियल पर्सन्स हैं वो भी आंसरेबल नहीं है फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, दे आर प्रिविलेज्ड। सेकेंडली, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन द क्लाइंट एंड हिज एडवोकेट, डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, वो भी प्रिविलेज्ड हैं। आप इस चीज़ के लिए भी कंपेल नहीं कर सकते कि उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जाए। इसी तरह जो क्लर्क्स वगैरह हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, ऑल दी अदर ऑफिसर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट इज रिगार्डेड इज द प्रिविलेज्ड। स्ट्रेंजर्स को आप कंपेल नहीं कर सकते। इसी तरह जो इन्फॉर्मर ऑफ द ऑफेंस है, जो आपको किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो इस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके डिस्क्लोज करे। इसी तरह आर्टिकल 4 to 15 में ये तमाम कैटेगरीज हमें बताई गई हैं जिनके अंदर इन तमाम कैटेगरीज ऑफ द पर्सन्स को प्रिविलेज दी गई है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है कि इनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशंस हुई हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्क्लोज नहीं कराया जा सकता। ऑल्दो ये तमाम पर्सन्स कॉम्पिटेंट हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोर्ट ऑफ लॉ में आकर गवाही नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है एक्म्प्लिस की, जिसको हम अप्रूवर भी कहते हैं। विटनेस ऑफ द स्टेट होता है, वादा माफ गवाह, पार्टनर इन क्राइम, सुल्तानी गवाह, यानी कि एक ऐसा को एक्यूज जिसका क्रिमिनल एक्ट के साथ ऐसा रिलेशन है कि वो अदर एक्यूज को ज्वाइंटली चार्ज कर सकता है। एक्म्प्लिस एक्टिव पार्टिसिपेटर ऑफ द क्राइम है। गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम है, हु मेक्स द एडमिशन ऑफ फैक्ट्स शोइंग दैट ही हैज द कॉन्शियस हैंड इन द ऑफेंस। आर्टिकल 16 कहता है कि एक्म्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन इन ताजीर केसेस, लेकिन हदूद केसेस के अंदर ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। याद रखने वाली बात यह है, हदूद केसेस के अंदर एक्म्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ताजीर केसेस के अंदर एक्म्प्लिस कॉम्पिटेंस विटनेस है। एक्म्प्लिस क्यों अनट्रस्टवर्दी ऑफ द क्रेडिट है, वो विटनेस क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ही हैज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पार्डन। वो पर्जरी कमिट कर सकता है, वो अपना गिल्ट जो है वो दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर सकता है। सो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं लेकिन वो गवाही नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है किन चीजों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। चैप्टर 3 इसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ने हमें क्या बताया है? नंबर ऑफ द विटनेस। जब पहले हमने कहा कौन गवाही दे सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि कितने बंदे जो हैं वो एज विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। सो आर्टिकल 17 इनको डिस्कस कर रहा है। आर्टिकल 17 में कहा गया है the competence of the person and the number of witnesses required shall be determined in accordance with the injunctions of the Islam laid down in Holy Quran and Sunnah। होली कुरान और सुन्ना में जो विटनेसेस की नंबर बताया गया है, हम उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात है सिविल केसेस में, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कितने विटनेसेस होंगे, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में कितने विटनेसेस होंगे। shall be by 2 men or 1 man and 2 women so that one may remind the other and the evidence shall be led accordingly। फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपने याद रखना है एक मर्द और 2 औरतें उसके साथ, या फिर 2 मर्द। अब ये चीज आपने याद रखनी है। अक्सर लॉ गेट के अंदर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कौन कौन गवाही दे सकता है। सो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि 1 मेल और 2 वोमेन, और का वर्ड यूज किया जाता है, 1 मेन और 2 वोमेन। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाता है कि 2 मेन, या फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया जाता है 1 मैन एंड 2 वोमेन। एंड और का डिफरेंस आपने याद रखना है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जाता है कि 4 फीमेल्स। सो आपने क्या याद रखना है कि फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर वैसे तो 2 एडल्ट मेल मेंबर्स होंगे, लेकिन जहां पर 2 मेल मेंबर्स नहीं है तो एक मेल के साथ 2 फीमेल
उस एक के बदले में आएंगी, यानी कि एक के बदले में दो औरतों की गवाही कंसिडर की जाएगी। सो जहां पर ऑप्शन होगा 1 मेल प्लस 2 फीमेल, तो आप उस ऑप्शन को टिक करोगे, या अगर कहीं पर दिया होगा 4 फीमेल तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन जहां पर हो 1 मेल और 2 फीमेल्स तो वो और वाला ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं है। ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देती हैं। सेकंड है, क्रिमिनल केसेस के अंदर सिर्फ एक विटनेस होगा, बाकी जितने भी मैटर्स हैं उनके अंदर एक मेल या फिर एक फीमेल विटनेस इज मोर देन इनफ। लेकिन इसके साथ ही फिर हमें यह बताया गया है कि हुदूद केसेस के अंदर फीमेल कभी भी विटनेस के तौर पर नहीं आ सकती। ये चीज आपने याद रखनी है। ताजीर केसेस में फीमेल हो सकती है, लेकिन हुदूद केसेस के अंदर फीमेल एज अ विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकती। हुदूद केसेस के अंदर हमेशा 2 मेल विटनेस होंगे, जबकि जिना और जिना बिल जबर के केस में कितने विटनेसेस होंगे, उसमें हमेशा 4 मेल होंगे। सो एडल्ट मेल मेंबर्स इन केसेस ऑफ द हुदूद 2 मेल मेंबर्स। जिना और जिना बिल जबर के केस में हमेशा 4 मेल विटनेस होंगे। जिना और जिना बिल जबर के केसेस में फीमेल कभी भी विटनेस नहीं होंगी, क्योंकि हमने कहा कि हुदूद केसेस के अंदर फीमेल विटनेस नहीं हो सकती। सो आर्टिकल 17 ने नंबर ऑफ विटनेसेस को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि किन किन चीजों से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 29 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इसके साथ डील करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्ट इटसेल्फ क्या है। फैक्ट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 2 सब क्लॉज डी के अंदर, कि फैक्ट क्या है, ऐसी चीज जो कि हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो फैक्ट है। या कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, वो फैक्ट है। फैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक फैक्ट इन इशू और एक होता है रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या है, अलेजिंग फैक्ट, जो हमारा डिस्प्यूटेड फैक्ट है, जिसके ऊपर मेन डिस्प्यूट है, मेन कॉज ऑफ इरिटेशन है, जिसको एक पार्टी अलेज कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, वो हमारा फैक्ट इन इशू है। सेकंड है रेलिवेंट फैक्ट, तमाम दूसरे फैक्ट्स जो कि इस मेन फैक्ट इन इशू के साथ रेलिवेंट हैं, वो तमाम हमारे फैक्ट्स रेलिवेंट टू द इशू हैं या हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। और एविडेंस जो है वो या तो फैक्ट इन इशू से मुतालिक होगी या रेलिवेंट फैक्ट से मुतालिक होगी। अब इन रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह है और उस जगह पर लेट्स सपोज कराची है, कराची के किसी एरिया में 1 अक्टूबर 2023 को किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, यानी कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ये जो मर्डर है ये क्या है, ये मेन फैक्ट है, ये हमारा डिस्प्यूटेड फैक्ट है। इस तमाम सिनेरियो को आप अपने माइंड में रखते हैं, ए और बी का मर्डर क्या है, वो फैक्ट इन इशू है। सी एक तीसरा बंदा है जो कहता है कि मैंने ए को देखा है बी का कत्ल करते हुए। सो ये भी हमारा क्या है, फैक्ट इन इशू है, मेन कॉज ऑफ इरिटेशन है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है। जबकि इसके ऑपोजिट डी एक तीसरा बंदा है जो आकर ये कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ए को बी को धमकी देते हुए सुना था कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि उस धमकी के असरात में आके ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब डी की जो ये बात है ये क्या है, हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट है जो कि हमारे मेन फैक्ट के साथ कनेक्टेड है। सो ऐसे फैक्ट्स जो कि मेन फैक्ट के साथ कनेक्टेड हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और उन रेलेवेंट फैक्ट से मुतालिक गवाही दी जा सकती है। अब इसके साथ कुछ इररेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो इररेलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं, वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे अब यहां पर आकर एक तीसरा बंदा कहता है कि ए तो उस वक्त कराची में था ही नहीं, ए तो मेरे साथ लाहौर में था। सो ये
सो ये क्या है, ये है प्ली ऑफ एलिबाई, प्रूविंग वन सेल्फ अदरवाइज देन द प्लेस ऑफ क्राइम। कि ऑब्वियसली एक बंदा अगर लाहौर में है तो वो कराची में आके मर्डर तो नहीं कर सकता, वो दोनों जगहों पर एक साथ तो मौजूद नहीं हो सकता। सो ये आर्टिकल 24 सब क्लॉज 2 प्ली ऑफ एलिबाई, जो कि हमेशा एक्यूज की तरफ से लिया जाता है, हमेशा क्रिमिनल केसेस में लिया जाता है। ये क्या है, अदर थिंग्स इन अदर कनेक्शन। सो फैक्ट इन इशू हमेशा सेम डेट पर सेम प्लेस पर कोई भी ऐसे फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑन द सेम प्लेस एंड सेम डेट दैट आर कॉल्ड फैक्ट इन इशू, जो कि आर्टिकल 19 रेस्ट जस्टिस के बारे में बता रहा है। जबकि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट्स ऑन एनी अदर प्लेस एनी अदर टाइम बट स्टिल दे आर रेलिवेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट। अब इसके अलावा मजीद कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमारे मेन इशू के साथ रेलिवेंट हैं, जैसा कि मोटिव है, इंटेंशन है, यानी कि ऑफेंस कमिट करने के पीछे का मकसद क्या था। मोटिव रेलिवेंट है, इंटेंशन रेलिवेंट है, प्रिपरेशन रेलिवेंट है, प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट है, यानी कि आपकी कंडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द फैक्ट इन इशू, आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वो भी रेलिवेंट है। इसी तरह क्रिमिनल कंस्पिरेसी, थिंग्स डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन, उसका हर एक्ट जो है वो रेलिवेंट है। इसी तरह फैक्ट्स दैट आर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड और बॉडीली फीलिंग्स, वो भी रेलिवेंट है। फैक्ट्स इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये तमाम फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलिवेंट हैं। अगर कोई कस्टम है, कोई यूजेज है जो कि पर्टिकुलरली मेन इशू के साथ लिंक कर रहा है तो वो भी रेलिवेंट है। रूटीन वर्क जो है वो हमारा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जिनके अंदर हमारा रूटीन वर्क भी जो है वो रेलिवेंट कंसिडर हो जाता है। अब रूटीन वर्क जो है वो कब रेलिवेंट कंसिडर होता है, सो आर्टिकल 29 इस चीज को डिस्कस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो TCS सर्विस है, यानी कि फलां लेटर फलां बंदे तक पहुंचा था या नहीं, सो रूटीन वर्क में जो TCS वाला बंदा है वो अपने काम कर रहा है, सो अगर किसी वजह से वो पार्सल उस तक नहीं पहुंचा, सो ये रूटीन वर्क भी फिर रेलिवेंट कंसिडर हो जाएगा। सो आर्टिकल 18 to 29 में क्या चीज याद रखने वाली है, फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, और दोनों फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव किए जा सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एडमिशंस और कन्फेशंस। अब एडमिशन और कन्फेशन किस तरह से रेलिवेंट है, सो एडमिशन के साथ डील कर रहा है आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 36 और उसके साथ डील कर रहा है आर्टिकल 43। जबकि कन्फेशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो कन्फेशन के साथ आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 इसके साथ रेलिवेंट हैं, जो कि कन्फेशन को डील कर रही हैं। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन की एप्लीकेबिलिटी हमेशा होती है सिविल केसेस के अंदर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम। जबकि ऑन द अदर हैंड कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में होता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हम कन्फेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, एडमिशन ऑफ गिल्ट। सो अगर आप किसी अपने इलीगल एक्ट की एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, इकबाले जुर्म कर रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन और कन्फेशन के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 बंदे हैं, A, B, C और D, एडमिशन में भी और कन्फेशन में भी। अब A एक बंदा है जो कि आके इस चीज का एडमिट कर रहा है, इस चीज का एतराफ कर रहा है कि हमारा एक और E पर्सन है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। A ने एक स्टेटमेंट दी तमाम लोगों के बिहाफ पे। इसी तरह कन्फेशन के केस में भी A पर्सन ने गवाही दी कि E का हमने कत्ल किया है, हम सब ने मिलकर कत्ल किया है। अब एडमिशन के केस में A की जो ये स्टेटमेंट है कि हम सब ने मिलकर E के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि एडमिशन जो है वो अपने लिए भी हो सकता है, अपने बिहाफ पे, किसी पार्टी के बिहाफ पे भी हो सकता है, किसी रेफर्ड पर्सन के बिहाफ पे हो सकता है, या किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी हो सकता है। सो ए की जो ये स्टेटमेंट है ये B, C, D ये इन सब के लिए कंसिडर की जाएगी। ए ने जो ये एडमिशन किया है ये इन सब के बिहाफ पर है, क्योंकि एडमिशन अपनी तरफ से भी हो सकता है, पार्टी के बिहाफ पे भी हो सकता है, या रेफर्ड पर्सन के बिहाफ पे भी हो सकता है। अब
ये रेफर्ड पर्सन्स कौन हो सकते हैं, ये अपॉइंटेड पर्सन्स कौन हो सकते हैं, जिनको पार्टीज खुद रेफर करती हैं तो तब कोर्ट उनको बुलाती है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी। ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कार सेल आउट करने का। ए बी को अपनी कार सेल आउट कर रहा है और बी ए को कहता है कि आया तुम्हारी कार एक्सीडेंटेड है या नहीं। तो ए बी को सेटिस्फाई कर देता है कि मेरी कार एक्सीडेंटेड नहीं है, जिस पर बी पर्सन ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी ये कार खरीद लेता है। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद ये भी दोबारा ए के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम्हारी कार एक्सीडेंटेड है। जिस पर ए कहता है कि मैंने ये कार मैकेनिक की शॉप से उठाई थी, सो हम मैकेनिक से पूछ लेते हैं कि आया ये कार एक्सीडेंटेड है या नहीं। सो यहाँ पर ए ने रेफर कर दिया मैकेनिक को। अब मैकेनिक आया, उसने इस कार को चेक किया और उसने कार चेक करते हुए कहा कि ये कार पहले से एक्सीडेंटेड थी। बी पर्सन का इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है। सो ये थर्ड पर्सन मैकेनिक को जो अपॉइंट किया है ये क्या है, रेफर्ड पर्सन है। और इन रेफर्ड पर्सन्स की जो स्टेटमेंट है वो वैलिड एडमिशन कंसिडर की जाएगी। अब इसी तरह इन एडमिशंस के साथ आर्टिकल 43 है जो कि बात करता है स्टॉपल की, कि एडमिशन एक्ट्स एज अ स्टॉपल। स्टॉपल क्या है, स्टॉपल मीन्स टू स्टॉप, यानी कि एडमिशंस के बाद आप अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। ऑल्दो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट स्टिल ये आपको स्टॉप कर देता है, आप अपनी स्टेटमेंट से हट नहीं सकते। अब ये एडमिशंस आइदर ऑरल होते हैं, रिटन होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, आउटसाइड द कोर्ट हो, इनसाइड द कोर्ट हो, इनकी एविडेंट्री वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। सो एडमिशन का हमने डिस्कस कर लिया कि एडमिशन क्या है, वो कौन कर सकता है। अब आ जाते हैं कन्फेशन के ऊपर। अब कन्फेशन में ए ने जो ये स्टेटमेंट दी थी कि हम सब ने मिलकर ई का मर्डर किया है, ये तमाम लोगों के बिहाफ पे कन्फेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कन्फेशन हमेशा वन सेल्फ के लिए होती है। पार्टीज के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में या रेफर्ड पर्सन्स पे आप कन्फेशन नहीं कर सकते। कन्फेशन क्या है, एडमिशन ऑफ गिल्ट है, इकबाल जुर्म है। आर्टिकल 43 कहता है कि को एक्यूज अगर कोई कन्फेशन करते हैं तो वो सिर्फ उसके अपने पार्ट पे कन्फेशन कंसिडर किया जाएगा, बाकी एक्यूज के लिए वो कन्फेशन कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि कन्फेशन हमेशा वन सेल्फ के लिए होती है। को एक्यूज के बिहाफ पे कन्फेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वैलिड पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक और आर्टिकल है जो कि बात करता है कि अगर तो कोई पर्सन बिफोर पुलिस कोई कन्फेशन करना चाहता है तो उसकी कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है, पुलिस के सामने आप कन्फेशन नहीं कर सकते। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई पर्सन कन्फेशन करना चाहता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको राइट फोरम यानी कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन होगी वो वैलिड पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। वो 164 के CRPC के अंडर वो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज कन्फेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट इज द राइट फोरम। सो यहाँ से ही हमारे पास कन्फेशन की दो काइंड्स निकलती हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरी आ जाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई वैल्यू भी नहीं है। जुडिशियल कन्फेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, क्योंकि अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड अ सेक्रेट पीस ऑफ एविडेंस। पुलिस के सामने पुलिस स्टेशन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पार्टीज को कंट्राडिक्ट करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को शेक कर देते हैं। इसी तरह कन्फेशन इज कंसिडर्ड अ कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि अगर कोई पर्सन एतराफ़ कर देता है अपने जुर्म का तो उसके बाद नेक्स्ट फोरम क्या है कि उस पर्सन को सजा दी जाएगी। सो अगर कोई पर्सन अपने इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट करना चाहता है तो वो रिट्रैक्ट कर सकता है।
लेकिन उसमें भी स्टेज ऑफ रिट्रैक्शन को देखा जाएगा। अर्ली स्टेज पे तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर केस बिल्कुल डिसाइड होने वाला है तो उस स्टेज पे रिट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो एडमिशन और कन्फेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इनके दरमियान का मेन डिफरेंस क्या है। एडमिशन हमेशा सिविल केसेस के अंदर होता है, कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस का कॉन्सेप्ट है। एडमिशन जो है वो अपने पार्ट पे भी होता है, पार्टीज के बिहाफ पे भी और रेफर्ड पर्संस के बिहाफ पे भी होता है, लेकिन इन द अदर हैंड कन्फेशन जो है वो हमेशा अपने लिए होता है, बाकी पर्संस के बिहाफ पे कन्फेशन नहीं किया जा सकता। फिर एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जबकि कन्फेशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब ये भी डाइंग डिक्लेरेशन भी जो है वो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को हम उर्दू में कहते हैं बयाने नज़ा, यानी कि मरते वक्त अगर कोई शख्स कोई बयान दे रहा है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा। डाइंग मीन द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई एंड डिक्लेरेशन मीन स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई जस्ट बिफोर हिज डेथ, दैट विल बी कॉल्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कि पर्सन जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो उसके बाद उसकी डेथ वाकया होना जरूरी है, यानी कि उसकी डेथ को प्रूफ करना मस्ट है। सेकेंडली, जो वो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स के मुतालिक दे जिससे उसकी मौत वाकया हुई है, यानी कि वो जो हालात और वाकयात अपनी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करे वो उसकी कॉज ऑफ डेथ को लिंक कर रहे हो, वो उसकी कॉज ऑफ डेथ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। थर्डली, स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और जब ये सेंसिबली डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगी, देन दिस डाइंग डिक्लेरेशन विल बी कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस। और अगर इसमें कोई एक एसेंशियल जो है वो मिसिंग है तो फिर इसके लिए कॉरबोरेशन की जरूरत होगी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस डाइंग डिक्लेरेशन को जो है इसको इतना वैल्यूएबल कंसिडर क्यों किया जाता है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि जिनकी वजह से इसको एक स्ट्रेंथन पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। सो पहली बात है, ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ द डाइंग पर्सन, कि जो मरने वाला बंदा है उसको कोई वर्डली इंटरेस्ट नहीं है, उसको दुनिया से अब कोई लगाव नहीं है। जो माइंड है डाइंग पर्सन का वो उसे इंड्यूस कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है कि तुम सच बोलो, क्योंकि उसने उसके बाद अल्लाह के पास जाना है। सो इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है डाइंग पर्सन्स की, वो एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब एक पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरा पर्सन है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो रिकॉर्ड करने वाला बंदा है उसको तो एक्चुअल हालात का नहीं पता, वो तो उसकी सुनी सुनाई बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, और सुनी सुनाई बातें क्या है, हेयरसे एविडेंस है, जो कि कानून के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमारा ये आर्टिकल 46 एक एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस के रूल के ऊपर, जिसकी वजह से इस डाइंग डिक्लेरेशन को एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैजिस्ट्रेट इज द राइट पर्सन टू रिसीव द डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाए या इस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। देन द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ डॉक्टर, या फिर पुलिस के सामने वो स्टेटमेंट हो सकती है अगर पुलिस वहां पर मौजूद है और 2 विटनेसेस होते हैं, और अगर वो पर्सन अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने की पोजीशन में है तो उससे उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो इस पोजीशन में नहीं है तो फिर थंब मार्क लिया जाएगा, उसके जो अंगूठे का निशान है वो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। अनऑथराइज्ड पर्सन की गैदरिंग को जो है वो डिस्करेज किया जाएगा ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि आउटसाइड का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर। वो बंदा अपने हालात को खुद एक्सप्लेन करे जो कि उसने देखा है, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स की तरह इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि प्रॉपर फोरम होना चाहिए
कि ताकि वो बंदा बगैर किसी के दबाव में आए अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करे जो कि उसने देखा है। सो आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 59 के ऊपर। आर्टिकल 59 बात करता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स या एक्सपर्ट ओपिनियंस व्हेन रेलेवेंट। अब आर्टिकल 59 इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल ऑफ द एविडेंस। क्यों ये हेयरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कोर्ट के अंदर आके अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने मुशाहिदे के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने चीज़ों को डायरेक्टली होते हुए नहीं देखा होता, इसलिए सुनी सुनाई बात होती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हेयरसे एविडेंस की एक्सेप्शन है, इन सुनी सुनाई बातों को भी रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है। और एक्सपर्ट ओपिनियन कब लिया जाता है? पॉइंट ऑफ आर्ट के ऊपर, साइंस के ऊपर, फॉरेन लॉ के ऊपर, या फिर किसी पर्सन की हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशन के ऊपर अगर कोर्ट ने कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो फिर वो इन एक्सपर्ट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाती है ताकि वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सके। और ये जो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इन एक्सपर्ट्स का अपनी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको अपनी पर्टिकुलर फील्ड पर उबूर हासिल हो। जिस चीज़ को वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उस चीज़ में स्किल्ड हो, उनको पता हो कि हम क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे तमाम बंदों का ओपिनियन जो कि फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या ऐसे क्वेश्चन जो किसी पर्सन की हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशंस को के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स हैं और ऐसे पर्सन्स को एक्सपर्ट कहा जाएगा। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपना ओपिनियन दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है या अगर कोई मर्डर का केस है जिसमें किसी पर्सन को बुलेट्स लगी हैं, तो वो ये बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन से लगी हैं, कितने फासले से लगी हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। या अगर कोई एक्सीडेंट है तो ये बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से इस बंदे को गिराया गया है, यानी कि उनका जो एनालिसिस है। अब उनको एक्चुअल सीन का नहीं पता कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअली ये कैसे हुआ था तमाम वाकया, लेकिन वो अपने मुशाहिदे के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं वो रेलिवेंट है एंड दे आर द एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल ऑफ द एविडेंस। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ द कैरेक्टर, जिसको आर्टिकल 67 से आर्टिकल 69 तक एक्सप्लेन किया गया है। अब ये रेलेवेंसी ऑफ द कैरेक्टर क्या है, ये कब रेलेवेंट होते हैं? इन कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट के अंदर भी हमें दो कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। पहले तो कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए कहा है कि कैरेक्टर के अंदर हमारे पास बोथ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन भी आती हैं। एविडेंस जो है वो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन के ऊपर जो है वो दिया जा सकता है। दो कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं इस कैरेक्टर से रिलेटेड? आर्टिकल 67 to 69 में सबसे पहली बात की जाती है सिविल केसेस की, कि सिविल केसेस में कैरेक्टर किस हद तक रेलिवेंट है। सेकंड चीज आती है क्रिमिनल केसेस की, कि क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर की रेलिवेंसी किस हद तक है। अब इन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस की कैटेगरीज के अलावा कैरेक्टर की कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैरेक्टर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। ये गुड और बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है सिविल केसेस में? तो आर्टिकल 66 ने कंप्लीटली बता दिया कि जब कभी भी किसी पर्सन के कैरेक्टर की बात आती है तो सिविल केसेस के अंदर गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर दोनों इररेलेवेंट है, सिरे से ही कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं क्रिमिनल केसेस के ऊपर। तो आर्टिकल 67 ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट है, कि आया ये बंदे का कैरेक्टर ठीक था या नहीं, इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन रिप्लाई के अंदर उस पर्सन का कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब रिप्लाई से क्या मुराद है? यानी कि अगर एक्यूज पर्सन खुद अपने कैरेक्टर की गवाही देना शुरू कर दे कि मैंने फलां अच्छे काम किए हैं, मेरा कैरेक्टर इस तरह से है, तो उसकी रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन उसके बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए एविडेंस ला सकती है। आर्टिकल 67 से 69 में क्या कहा कि
कि प्रीवियस बैड या गुड कैरेक्टर सिविल केसेस के अंदर रेलिवेंट नहीं है, क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, और ये बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट से रेलिवेंट कब हो जाता है, रिप्लाई के अंदर। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 69 तक डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 70 से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।